नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इसरो ने विकास इंजन के रीस्टार्ट होने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने परमाणु ऊर्जा का एक नया युग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विश्व आर्थिक मंच WEF ने क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के दौरान भी भारत ने आर्थिक लचीलापन का प्रदर्शन किया है। एक अध्ययन में खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण का व्यापक विश्लेषण किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। इसरो ने विकास इंजन के रीस्टार्ट होने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स में विकास लिक्विड इंजन के पुनः चालू होने यानी रीस्टार्ट की क्षमता पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ये प्रक्षेपण यान के विभिन्न चरणों को पुनः प्राप्त करने की प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों को दोबारा उपयोग में लाने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और अंतरिक्ष मिशनों की लागत में भी काफी कमी आएगी। तो चलिए सबसे पहले विकास यानी विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर LPSC द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है। LPSC इसरो के प्रक्षेपण यानों के लिए लिक्विड प्रोपल्जन स्टेज के डिजाइन, विकास और निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यह इंजन इसरो के प्रक्षेपण यानों के विभिन्न लिक्विड स्टेजेस को शक्ति प्रदान करता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV और GSLV Mk3 जैसे प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता को भी बढ़ावा देगा। इसी के साथ बात करते हैं PSLV तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के बारे में। यह लिक्विड स्टेज वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। ये 4 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है। यह एक से अधिक उपग्रह को प्रक्षेपित कर उन्हें अलग अलग कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। PSLV का दूसरा चरण विकास इंजन द्वारा संचालित होता है। इसमें ईंधन के रूप में अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन यानी UDMH और ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हुए GSLV के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये 3 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है। इसका तीसरा और अंतिम चरण क्रायोजेनिक इंजन से संचालित होता है। इसका उपयोग उपग्रहों को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा चरण विकास इंजन द्वारा संचालित होता है। खबर के अंत में रॉकेट इंजन के प्रकार भी जान लेते हैं। पहला है लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन। ये सबसे सामान्य प्रकार का रॉकेट इंजन है। इसमें ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यानी लिक्विड ऑक्सीडाइजर अलग अलग टैंकों में भंडारित होते हैं। ईंधन और ऑक्सीडाइजर को ऑक्सीजन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहां वे मिश्रित होकर दहन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। दूसरा है सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन। ये इंजन लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजनों की तुलना में सरल और सस्ते होते हैं। इसमें ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग होता है, जिसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों शामिल होते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड रॉकेट इंजन। ये सॉलिड और लिक्विड रॉकेट इंजनों की तुलना में अधिक कुशल और नियंत्रण योग्य होते हैं। इसमें ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल और तरल ऑक्सीडाइजर यानी लिक्विड ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। ठोस ईंधन को एक आवरण में भंडारित किया जाता है और तरल ऑक्सीडाइजर को दहन कक्ष में पंप किया जाता है, जहां वे मिश्रित होकर दहन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने परमाणु ऊर्जा का एक नया युग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। IEA एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं को सामूहिक प्रयासों से दूर किया जा सके। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। IEA के मुख्य उद्देश्यों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और डिकार्बनाइजेशन, ऊर्जा पहुंच और दक्षता, निवेश और नवाचार, विश्वसनीय, वहनीय और संधारणीय ऊर्जा प्रणाली सुनिश्चित करना आदि शामिल है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है परमाणु ऊर्जा की बढ़ती स्वीकृति। विश्व के 40 से अधिक देशों ने अपने ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। दूसरा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs की स्थापना। वर्ष 2040 तक SMRs की स्थापित क्षमता 80 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की 10% होगी। वहीं वार्षिक निवेश में वृद्धि को देखें तो 2030 तक परमाणु ऊर्जा में वार्षिक निवेश दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। और आखिरी है परमाणु ऊर्जा बाजार के मामले में उभरती अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं। 2024 के अंत तक 63 परमाणु रिएक्टर्स निर्माणाधीन थे, जिनमें से 3/4 रिएक्टर्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्थित हैं।
कुल निर्माणाधीन रिएक्टर्स में आधे रिएक्टर्स चीन में हैं। अब परमाणु ऊर्जा का महत्व भी जान लेते हैं। पहला महत्व है ऊर्जा सुरक्षा। 2023 में वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान 9% था। दूसरा है कम उत्सर्जन स्रोत। 2023 में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत उत्पादन स्रोतों में परमाणु ऊर्जा दूसरे स्थान पर थी, जबकि इस मामले में जल विद्युत पहले स्थान पर है। इसके अलावा है हीटिंग का स्रोत। परमाणु रिएक्टर से तापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, साथ ही बिजली उत्पादन भी होता है। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा दोहरे लाभ प्रदान करती है। परमाणु रिएक्टर से प्राप्त तापीय ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालने और भाप बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसका उपयोग टरबाइनों को चलाने और बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और आखिरी है विकासशील देशों में अवसर। 2023 में विकासशील देशों में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की केवल 5% हिस्सेदारी थी, जबकि विकसित देशों में इसकी हिस्सेदारी 17% थी। इस तरह विकासशील देशों में परमाणु ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हुए परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो 2011 के ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप के दौरान फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी। इसके कारण परमाणु ऊर्जा को लेकर विश्व भर में चिंताएं बढ़ी हैं। इसके अलावा अन्य चिंताएं भी जान लेते हैं। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के निर्माण में अधिक लागत आती है और इसके लिए आवश्यक फंड जुटाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परमाणु संयंत्रों को बंद करने और रेडियो एक्टिव पदार्थों के निपटान में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खबर के अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के परिचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने और उन्हें प्रभावी बनाने की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक फंड जुटाने हेतु निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाना चाहिए, ग्रीन बॉन्ड जारी करने चाहिए तथा ग्रीन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की संभावना तलाशनी चाहिए। साथ ही परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाने और संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियमन में सुधार करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच WEF ने क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट एम्ब्रेसिंग क्वांटम इकोनॉमी पाथवे फॉर बिजनेस लीडर्स शीर्षक से जारी की गई है। WEF की इस रिपोर्ट में क्वांटम प्रौद्योगिकियों की आर्थिक क्षमता को उजागर किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का क्वांटम अर्थव्यवस्था नेटवर्क यानी QEN संबंधित हितधारकों को क्वांटम प्रौद्योगिकियों के आर्थिक प्रभाव को समझने और उसके लिए तैयार करने में मदद करता है। QEN चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का हिस्सा है। चलिए सबसे पहले क्वांटम प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटर विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके तहत पारंपरिक कंप्यूटरों की क्षमताओं से आगे की समस्याओं या गणनाओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है क्वांटम सेंसिंग। दशकों से प्रयोग में लाए जा रहे क्वांटम सेंसर असाधारण संवेदनशीलता और सटीकता प्रदान करते हैं। इसमें परमाणु घड़ियां और एक्सेलेरोमीटर जैसे उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग नेविगेशन, मेडिकल इमेजिंग और जियोफिजिक्स में किया जाता है। और तीसरा है क्वांटम संचार। ये सैद्धांतिक रूप से ब्रेक नहीं किए जा सकने वाले एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा का सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। कि भविष्य में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करके नए उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। खबर के अंत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनकी क्षमता को साकार करने में तकनीकी चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है त्रुटि दर। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट्स काफी संवेदनशील होते हैं, इसलिए पर्यावरणीय हस्तक्षेप और डीकोहेरेंस के कारण इनमें त्रुटियां हो सकती हैं। दूसरी है स्केलेबिलिटी। क्यूबिट्स में बिना किसी त्रुटि के और कम से कम संसाधनों से बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। बात करें इंटरऑपरेबिलिटी की, तो क्वांटम सिस्टम को पारंपरिक सिस्टम के साथ सहज एकीकरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हाइब्रिड मॉडल और नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। वहीं संवेदनशीलता और सटीकता को देखें तो तापमान में परिवर्तन और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण इसका प्रदर्शन बाधित होता है, जिससे सेंसर की सटीकता भी प्रभावित होती है। और आखिरी है सुरक्षा और विश्वसनीयता। लंबी दूरी तक सुरक्षित व विश्वसनीय क्वांटम संचार सुनिश्चित करने में सिग्नल की हानि और अनपेक्षित व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में क्वांटम अर्थव्यवस्था की क्षमता को साकार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, शिक्षा में निवेश और मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क जैसे उपाय सुझाए गए हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के दौरान भी भारत ने आर्थिक लचीलापन का प्रदर्शन किया है।
विश्व बैंक की हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में हुए उतार चढ़ाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। चलिए सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है EMDEs के प्रभाव में वृद्धि। वर्ष 2000 से 2025 के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं EMDEs की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है। इसमें EM3 देश चीन, भारत और ब्राजील अग्रणी एवं नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा है आर्थिक समृद्धि के मामले में भारत अग्रणी है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2022 में हासिल 7% की वृद्धि दर से थोड़ा कम है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाने वाले संकेतक जान लेते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का मजबूत प्रदर्शन। इसमें सेवा क्षेत्र को देखें तो इस क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है। वर्ष 2000 के बाद से सेवा निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया देशों के बीच व्यापार एकीकरण में भी वृद्धि हुई है और विनिर्माण में लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और कर संबंधी सुधारों हेतु सरकार की विभिन्न पहलों से विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। दूसरा है मजबूत आर्थिक आधार। इसमें सबसे पहले राजकोषीय स्थिति की बात करें तो भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और कर राजस्व में वृद्धि हुई है। अब निवेश परिदृश्य को समझें तो कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत होने और वित्तीय बाजारों में सुधार के कारण निजी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे कुल मिलाकर निवेश में स्थिरता आई है। वहीं खपत की स्थिति देखें तो श्रम बाजार में मजबूती, ऋण में विस्तार और मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण निजी उपभोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकारी खर्च में वृद्धि सीमित रह सकती है। इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है, जैसे कि बढ़ता संरक्षणवाद और भू राजनीतिक तनाव, कर्ज का बढ़ता बोझ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि। आर्थिक सफलता के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो निवेश, उत्पादकता और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को बढ़ावा दें। साथ ही बाहरी दबावों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन में खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण का व्यापक विश्लेषण किया गया। यह अध्ययन फूड सिस्टम काउंटडाउन इनिशिएटिव द्वारा FAO, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन आदि सहित वैश्विक विशेषज्ञों या संगठनों के सहयोग से किया गया है। इस अध्ययन का शीर्षक गवर्नेंस एंड रेजिलियंस इज एंट्री पॉइंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स इन द काउंटडाउन टू 2030 है। इसमें 5 थीम्स के तहत 42 वैश्विक खाद्य प्रणाली संकेतकों को ट्रैक किया गया है। इन 5 थीम्स में आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उत्पादन, आजीविका, गरीबी एवं समानता, रेजिलियंस यानी लचीलापन और गवर्नेंस शामिल हैं। चलिए अब इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 20 संकेतक सकारात्मक बदलावों को दर्शाते हैं, जैसे सुरक्षित जल की उपलब्धता, सब्जियों की उपलब्धता में वृद्धि, पौधों और पशु से संबंधित आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण आदि। और 7 संकेतक काफी नकारात्मक बदलावों को दर्शाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों के मूल्य में अस्थिरता, सरकार की जवाबदेही में कमी, नागरिक समाज की भागीदारी में कमी आदि। 15 संकेतक कोई परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं, यानी वे अवांछनीय हैं, जैसे अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री, खाद्य प्रणालियों से उत्सर्जन, कृषि हेतु जल का दोहन आदि। गवर्नेंस यानी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच आदि। और रेजिलियंस से जुड़े संकेतक यानी खाद्य पदार्थ के मूल्य में अस्थिरता आदि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब खाद्य प्रणाली के बारे में समझते हैं। खाद्य प्रणाली उन सभी कारकों और गतिविधियों की एक श्रृंखला है जिसमें कृषि, वानिकी या मत्स्य पालन से प्राप्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग और निपटान शामिल होता है। ऐसे में अब खाद्य प्रणाली के समक्ष आई चुनौतियों की बात करें तो सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती आहार तक पहुंच की कमी, भू राजनीतिक समस्याओं के चलते आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा, जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों के हमले में वृद्धि और फसल उत्पादकता में कमी आदि शामिल है। खबर के अंत में खाद्य प्रणाली के घटक भी जान लेते हैं। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य उत्पादन प्रणाली और इनपुट, खाद्य भंडारण, हानि, वितरण और परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग, खुदरा बाजार और अपशिष्ट आदि शामिल है। व्यक्तिगत कारकों में आर्थिक कारक जैसे क्रय शक्ति, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक कारक जैसे सूचना और ज्ञान, आकांक्षी कारक जैसे मूल्य और प्राथमिकताएं और स्थितिजन्य कारक जैसे घर और कार्य की दिशाएं आदि शामिल हैं। और आखिरी है खाद्य पदार्थ से जुड़े परिवेश। इसमें खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, वहनीयता, संधारणीयता, गुणवत्ता और सुरक्षा, खाद्य पदार्थ का प्रचार और विज्ञापन शामिल है।
चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे श्री नारायण गुरु जी के बारे में। आईआईटी बॉम्बे इस साल मई में नारायण गुरु को समर्पित एक ऑनलाइन आर्काइव प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। श्री नारायण गुरु केरल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनके योगदान को देखें तो उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का विचार प्रतिपादित किया। श्री नारायण गुरु और पद्मनाभन पालपू ने एझवा समुदाय के उत्थान और उन्हें शिक्षित करने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की। उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया, जो मंदिर में प्रवेश के समान अधिकार के लिए पहला आंदोलन था। साथ ही उन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए 1924 से 25 के वायकोम सत्याग्रह को समर्थन दिया। उनकी रचनाओं में दैव दशकम, अनुकंपा दशकम आदि शामिल हैं। हम श्री नारायण गुरु जी से समानता, अहिंसा, करुणा, सत्यनिष्ठा, साहस जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दान में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में एक साझेदार देश यानी पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। ये ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश है। अन्य 8 देश बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान हैं। प्रधानमंत्री ने संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मकान वाले परिवारों या संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाना है। हाल ही में NDRF ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान आवश्यक और महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क ऑक्सीजन जीवन को बनाए रखने की हमारी समझ को बदल सकता है, खासकर उन ग्रहों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। भारत सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के 9 देशों की नौसेनाएं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोज में हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य में फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI ने IGICB योजना शुरू की है। NIXI की स्थापना 2003 में हुई थी। यह MEITY के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी है। खान मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से कोणार्क स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर में जिला खनिज फाउंडेशन DMF की प्रदर्शनी आयोजित की है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।